आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इंद्रेश मिश्रा जी। होली खेलने को चले बड़े बड़े आर्टिस्ट के बीच में अपनी जगह बनाना और प्लस अपने आप को मोटिवेट करना, ये मोटिवेशन कहाँ से आता था? आज हम अच्छा गा रहे हैं, कल जरूरी नहीं कि कल बहुत अच्छा गाएंगे। मुगलों के जमाने में तानसेन जैसे गायक जन्म लिए, तो ये सब लोग में इतनी शक्तियां थी इनके गाने में, इनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवता इनको आशीर्वाद देते थे। पंडित घनारंग जी जिस राग को गाते थे, वो राग की जो देवी होती थी या देवता होते थे, वो प्रकट होके सामने होते थे। उस्ताद अमीर खान साहब ऐसा गवैया भूतो न भविष्य थे, बड़े उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ऐसे गवैया भूतो न भविष्य, अब कभी कोई जन्म नहीं लेगा वैसा। उस्ताद नजाकत अली सलामत अली ऐसे गवैया भूतो न भविष्य थे। लता जी जैसी गायिका अब दोबारा नहीं। आप इंडियन आइडल के मंच तक पहुंचे, उसके अनुभव क्या रहे? तो ऐसे कौन से सिद्धांत है, कौन सी ऐसी टिप्स है जिससे हम अपनी सिंगिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं? 3-4 टिप्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। जैसे आप भारत में एक आर्टिस्ट हैं, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जिसका आपको सामना करना पड़ता है? योगी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, राजनाथ जी आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार आते थे घर पे। संगीत का नाम केवल ये नहीं है कि जाके अपनी भैंस चराई यो हनी सिंह, जिसको डांस नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए। मीका सिंह के संगीत से हम कितने इंस्पायर हो पाते हैं, ये व्यक्तिगत हम तो नहीं हो पाते हैं। ये लोग अपवाद हैं संगीत के। और एक ऑटो चालक और एक ट्रक वाला पंडित जसराज जी को, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी को, पंडित राजन साजन मिश्रा जी को नहीं सुनना चाहेगा, उसका लेवल ही नहीं है। सर आप चंद लाइनें जो है हमारे दर्शकों को सुनाने का प्रयास करें। बिरहा के रतियां कैसे कटे अब, गरबा लगे हो कब तुम मालूम नैना मोरे। नमस्कार, आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है नेशन ब्रॉडकास्ट के इस नए पॉडकास्ट में। आज इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वह बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत बड़े संगीतकार हैं। आज हमारे इस पॉडकास्ट में वो गेस्ट मौजूद हैं जिन्होंने बड़े बड़े नेताओं के सामने बड़े बड़े स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दी है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इंद्रेश मिश्रा जी। आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपने जीवन की शुरुआत की, कैसे वह एक संगीतकार के रूप में उभर कर सामने आए। उनके गुरु के बारे में जानेंगे जिन्हें हाल फिलहाल में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज हम ये भी जानेंगे कि यदि आप एक अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, यदि आप एक अच्छे कलाकार बनना चाहते हैं, संगीतकार बनना चाहते हैं, तो कौन कौन सी ऐसी टिप्स है जिनको आपको फॉलो करना चाहिए। कई मुद्दों पर बात करेंगे, कई सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, संगीत की दुनिया में जो आए दिन बदलाव हो रहे हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे, और एक संगीतकार के जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां होती हैं उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका, आपने इतना कीमती समय निकाला, आप हमारे चैनल पर आए और आपने हमें इतना इम्पोर्टेंट समझा कि आप अपना कीमती समय हमें दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि आप यहाँ पर आए हैं। धन्यवाद सर, जैसा कि मैंने आपको सोशल मीडिया पर कई बार देखा, आपकी रील्स भी वायरल होती है, आपकी रील्स पर लाखों लाइक आते हैं, लाखों व्यूज आते हैं। कई लोग आपकी रील्स, आपके जो स्टेज परफॉर्मेंस के रील्स जो है लोग स्टेटस पर लगाते हैं। हमने भी देखा कि हमारे दोस्त लोग जो है आपके रील्स को लगाते हैं और काफी अच्छा आप गाते हैं। और कई ऐसी हमने वीडियो देखी जिसमें आप बड़े बड़े नेताओं के सामने बड़े बड़े स्टेज पर आप परफॉर्मेंस देते हैं। आपके जीवन की शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे इस जगत में आए, कैसे आपको सिंगिंग का क्षेत्र आपको दिखाई दिया? आप अपने बताएं अपने जीवन के बारे में। ये एक्चुअली में संगीत जो है वो हमें हमारे माता पिता से मिला है जी। और जब हम छोटे थे, करीबन 3 साल 4 साल के थे, तभी से माता पिता हमें गवाने लगे घर में ही बैठ के, क्योंकि पापा हमारे गाते हैं, तो उनको सुन के कहीं ना कहीं हमारे हॉर्मोन्स में वो संगीत आ गया था। तो ठीक है, वो तो एक बात है, लेकिन वो कराना पड़ता है। तो हमारे माता पिता शाम में ही हमें, उस समय हम लोग के यहाँ झोपड़ी होता था, घर उतना बड़ा तो था नहीं, एक ही रूम में, बट शाम होते ही पापा चटाई लगा देते थे और रोड ही, उधर रोड है, इधर छोटे छोटे क्वार्टर बने हुए हैं, तो हम अपना
हारमोनियम तबला हमारे बड़े भैया जो हैं वो तबला निकाल लेते थे और हम हारमोनियम पे सारेगामा पधानीसा और जो भी देश गीत भजन या प्रार्थना जो पापा स्कूल में सिखाते थे, पहले तो यहाँ से शुरू हुआ क्योंकि उतने छोटे में जो एक बेसिक शिक्षा होती है कि नहीं एकदम पापा जो एकदम नियम संयम से सिखाते थे वैसे नहीं कराते थे। वो पहले गीत कव्वाली देश गीत भजन से शुरुआत कर दिए थे मेरी। तो फिर हम कक्षा 3 में जब वही मुझे जब ये पहचान हो गया था, मेरा जो एडमिशन हुआ था 1 क्लास में वो मेरे गाने से ही हुआ था। तो जब पापा ले गए स्कूल में तो जो प्रिंसिपल के सामने बैठाए तो हमने कुछ गाया, तो मुझे एक डायरी और 2 रुपए और एक कटोरी और एक रसगुल्ला मुझे दिया और मेरा एडमिशन ले लिया गया। अच्छा, तो वहाँ से ये हमें पता लग गया था कि हम गाने में हैं और भैया जो है मेरा तबला में है। ऐसा हमें अच्छा। डिसाइड करा दिया गया था बचपन में। फिर हम स्कूल में जो कव्वाली और जो भजन और जो देश गीत और प्रार्थना होती थी वहाँ से हमारी शिक्षा शुरू हुई। अच्छा। स्कूल्स में गाना शुरू हुआ। फिर हम 12th तक तो पापा से फिर ये था कि पापा जब गाते हैं तो उसको सुन लेते थे, वो गवाते भी थे तो उस समय इतना मन नहीं लगता था गाने में, बैट बॉल खेलने में मन लगता था। बाहर ग्राउंड में जाकर खेलते थे, बिल्कुल मन नहीं था कि हमें गाना गाना है। इवन हम कहते भी थे घर में कि मुझे नहीं गाना गाना है, मुझे तो कुछ और करना है। लेकिन अब क्या होता है कि माता-पिता तो जानते हैं कि बच्चे की कैपेसिटी भाई पढ़ने में भी हम बहुत एवरेज स्टूडेंट थे। जी। मतलब बहुत ही हाईएस्ट क्लास मेरे नंबर नहीं आते थे। तो 12th तक तो ऐसे ही रहा। हाँ, 12th के बाद जब मैं मुझे लगा कि अरे मुझे संगीत-वंगीत में नहीं करना है, कुछ नहीं होता है फालतू, ये वो ऐसे कुछ बोलता था मैं। क्योंकि वैसा सर्किल था मेरे अलावा पूरे शहर में कोई गाने वाला था नहीं, तो मुझे कोई उतना माहौल नहीं मिलता था। मैं जहाँ गाँव में अकेला ही होता था तो कई लोग तो हँसते भी थे। अगर ऐसे आलाप लूँ तो सब चिढ़ाते थे हमें कॉलेज में, स्कूल्स में। तो एक ये भी माहौल देखा हमने, जी। नचनिया बजनिया कहते थे क्लास में सब। कि अरे ये तो गाने वाला है, इसका तो हो जाएगा, तुम लोग अपना ध्यान दिया करो क्लास में। सब लोग टीचर भी बड़ा टोन कसते थे। हालाँकि हम विनर ही होते थे, जहाँ जाते थे जितना भी नेशनल यूथ फेस्टिवल और जोनल और इवन जो कॉलेज में प्रतियोगिताएँ उस सब में विनर हम ही होते थे। अच्छा। कोई और को चांस नहीं मिला। जो जब तक मैं रहा मुझे ही भगवान ने वैसा दिया था और पिताजी की हमारे अ, उनका इतना आशीर्वाद था कि हम गाते थे तो लोग प्रसन्न हो जाते थे हमसे। तो फिर यही है कि 12th के बाद फिर हमने एक औपचारिक शिक्षा की तरफ ध्यान दिया कि आखिर फिर सीखना पड़ेगा। उसके लिए मैं फिर बनारस आया। बनारस से थोड़ी दूर पे हमारा घर है, अच्छा। सोनभद्र। तो प्रॉपर हम बनारस के भी नहीं हैं। तो और बनारस गढ़ रहा है, संगीत का केंद्र रहा है। सारे दुनिया के बड़े-बड़े कलाकार और काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो जहाँ पे संगीत की विधिवत शिक्षा होती है, मास्टर्स, बैचलर जी। एंड पीएचडी और सारे और मंच भी दिया जाता है और एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है बीएचयू। तो अब वहाँ पहुँचना था मुझे, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो पापा ने जो भी मुझे बेसिक सिखा दिया था 10-15 राग, वही जाकर मैं एंट्रेंस दिया और एंट्रेंस में मेरा पहले रैंक पे नाम आया। यहाँ मुझे भनक लग गई थी कि मैं ये किस वर्ष की बात है? 2006 अच्छा। 2004 में मेरा 10th हुआ, 2006 में मैं इंटर कंप्लीट हुआ और जी। 2006 में ही मेरा बैचलर में एडमिशन भी हुआ। तो बस वहाँ जब मैं बनारस गया, पता लग गया था मुझे कि यहाँ पढ़ाई होती है। मैंने भरा डर-डर के, मुझे तो ऐसा था आभास था कि मेरा नहीं होगा क्योंकि मैं इतना काबिल हूँ नहीं। भाई वो विश्व स्तर का यूनिवर्सिटी है, पूरे देश दुनिया से बच्चे भरते हैं, 12 सीट होती है। मात्र 12 ही सीट होती है, 12 ही अच्छा। बच्चे एक बार में एडमिशन ले सकते हैं और सारे कलाकार, घरानेदार कलाकार, बड़े-बड़े गुणीजनों के बच्चे भी एडमिशन्स लेते हैं। तो मैं एकदम आभास था मुझे कि मेरा नहीं होगा क्योंकि मैं सोनभद्र का हूँ और मुझे कौन जानता मैं और कौन-सा मेरा इतना बड़ा बैकग्राउंड है। थोड़ा बहुत गाने आता था जो भी, लेकिन वही जब एंट्रेंस होता है सब जगह, एग्ज़ाम होता है, वो मैंने क्वालीफाई किया। तो फिर मुझे जब मैं लिस्ट देखने गया पद तो देखा कि इंद्रेश मिश्रा जो है वो टॉप किए हैं। तो तुरंत ही मुझे वहाँ की जो डीन थी डिपार्टमेंट की वो मुझे अपने पास बुलाई। तुरंत फ़ोन की मेरे मम्मी-पापा को कि बधाई हो, आपका बेटा अच्छा गाता है तभी फर्स्ट आया है। जी।
और आप तैयारी करिए इसके एडमिशन के लिए, 4-5 दिन में आप आइए और ये। तो वहाँ से मेरी यात्रा शुरू हो गई। फिर जब मैं काशी आ गया, तो काशी में मुझे हॉस्टल मिल गया गंगा जी के किनारे, रीवा कोटी, जहाँ मनोज तिवारी जी भी और कई संगीत के अच्छे-अच्छे, मनोज तिवारी जी तो एक चर्चित नाम है जी जी। संगीत भोजपुरी के, तो वो सब वहाँ हॉस्टल में सब अपना आते जाते थे और लगभग सारे कलाकार, बनारस तो एक केंद्र है भोजपुरी के भी, क्लासिकल जगत के भी, और एक अस्सी घाट तो सबसे मतलब सबसे केंद्र रहा है जी। संगीत के क्षेत्र में भी। वहाँ सारे गुणी अच्छे बड़े कलाकार वहीं अस्सी घाट पे सब आते थे। वहीं हमें हॉस्टल मिल गया, तो हमारी तो शिक्षा सबको देख के शुरू हो गई। मैंने देखा अपने हॉस्टल में कई बड़े बड़े कलाकार घूमने आते थे, अच्छा। क्योंकि हॉस्टल जो था वो महल की तरह बना हुआ था, और उसको मालवीय जी को, मदन मोहन मालवीय जी जिन्होंने बीएचयू को स्थापित किया, उनको वो गिफ्ट दिया गया था रीवा नरेश ने। तो वो संगीत के परिप्रेक्ष्य से बड़ा अच्छा रहा। सुबह उठते ही गंगा जी, मतलब हॉस्टल की ऐसी व्यवस्था है कि हॉस्टल से आप अगर नीचे गिरे तो गंगा जी में गिरेंगे। अच्छा। महल बना हुआ है पूरा वो, तो उसमें 45-40 कमरे हैं, तो उसमें जो बच्चे होते हैं उनको सब गाने बजाने वाले, तो एक काफी बेहतर था वो जगह संगीत के लिए। तो हमारी शिक्षा शुरू हुई वहां से। फिर हमने बहुत रियाज किया, अभ्यास करता था रोज सामने गंगा जी के बैठ के, सूर्य भगवान के सामने। और देखिए संघर्ष करना ही पड़ता है, बिना संघर्ष के होता नहीं है। और चूंकि हम सोनभद्र से आए थे तो बहुत कुछ देखे नहीं थे, तो सब आकर काशी में देखने को मिला। रियाज कैसे होता है, विद्वान कैसे होते हैं, दिखते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, क्या उनका जीवन शैली होता है, क्या गाते हैं, कैसा गाते हैं, कहाँ क्या गाते हैं, मतलब हर चीज को पैनी दृष्टि से मैंने देखा और उसको आत्मसात करने की कोशिश की, क्योंकि यही जब सब्जेक्ट बनाया है तो इसी में मेरा एक संयोग बना। एक्चुअली में देखिए संगीत या कोई भी विद्या है वो बिना गुरु के नहीं होती है। तो उसके लिए हमने गुरु का चुनाव किया कि हमें गुरु चाहिए, बिना गुरु के हम कैसे आगे बढ़ेंगे, हमें रास्ता कौन दिखाएगा, कितने दिन हम स्वयं कर पाएंगे। पापा तो है नहीं यहाँ, पापा तो सोनभद्र रह रहे हैं। तो फिर हमें दर्शन हुआ पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, गुरु जी का। उन तक भी पहुंचने में 3 साल लग गया हमें। अच्छा। जब भी जाते थे तो वो हमें भगा देते थे, कहते थे सब हॉस्टल के बच्चे हैं, भगाओ इस सबको, ये सब चालाक हैं, ये हैं वो हैं, अच्छे नहीं होते हैं, हॉस्टल में नशा होता है, बदमाशी होती है। तो मैं जब जाऊं सामान लेके, फल फूल मिठाई कपड़ा लत्ता, तो गुरुजी देखते ही ले लेते, कहते जाओ बेटा बाद में आना, भी टाइम नहीं है, भगा देते थे। तो काफी संघर्ष करना पड़ता था, बड़ा चिंता होती थी कि गुरुजी कभी मौका नहीं देते हैं, घर में घुसने भी नहीं देते हैं। तो इस तरीके से फिर काफी ठोकरें मिली, लेकिन है कि फिर जब जिस चीज के प्रति आपकी भावना होती है वो चीज आपको मिल जाती है देर सवेर। फिर गुरु मिले हमें, ऐसा मिले कि हम उन्हीं के हो गए, वो हमारे हो गए, वो हमारे दिल में आ गए, मैं उनके दिल में चला गया। इतनी सेवा किया उनका फिर कि अभी उनका 2 अक्टूबर को गुरुजी का डेथ हुआ है, 91 ईयर के वो हो गए। तो उनके सारे रिचुअल्स में मैं रहा, सब किया भी, जो मेरा धर्म है, शिष्य धर्म जो है वो सब मैंने निभाया और सब करके आया हूँ उनका आशीर्वाद लेके, और उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं का जो दिया हुआ ज्ञान है उसको आगे बढ़ाने में और संगीत की सेवा करने में मैं आगे इसको लेके चलूंगा। जैसे आजकल का जो युवा है वो कंफ्यूज्ड रहता है, वो सोचता है कि अगर वो 2-3 साल किसी भी काम को करता है, चाहे सिंगिंग हो, एक्टिंग हो या कोई पढ़ाई भी कर रहा है, उसको सफलता नहीं मिलती है। तो आपको ये मोटिवेशन कहाँ से आया? आपको डर नहीं लगा कि ऐसा ना हो कि मैं सिंगिंग करता रहूं, हमारे जो दोस्त लोग हैं या जो जान पहचान के लोग हैं, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई ITI कर रहा है ना, कोई पॉलिटेक्निक कर रहा है, ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि नहीं हमें इसी लाइन को पकड़ के चलना है? क्योंकि आपने बताया कि हमें भी डाउट हो रहा था कि हम इतना अच्छा नहीं गा पाते हैं जितने और भी लोग हैं गाने वाले हैं, जिनके खानदान में ही पूरे सिंगर है, बड़े बड़े सिंगर हैं। तो एक बड़े बड़े आर्टिस्ट के बीच में अपनी जगह बनाना
और प्लस अपने आप को मोटिवेट करना, ये मोटिवेशन कहाँ से आता था? एक्चुअली में बहुत ही मतलब इतना बढ़िया प्रश्न है ये जी। कि इस प्रश्न का आंसर करना भी बड़ा कठिन काम है। सच सच में अगर बताया जाए तो ये मुश्किल चीज है हम्म। कि आजकल जहाँ आदमी 4 साल 5 साल पढ़ाई किया उसके बाद उसको अच्छी प्लेसमेंट मिल जाती है, लाखों करोड़ों की सैलरी पैकेज हो जाती है। संगीत में ऐसा नहीं है। हम्म। एक बात और है, मैं आपको साझा करूं कि हम्म। एवरेस्ट जो विजेता होता है, हम्म। जो विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, उस पे एक बार चढ़ने वाला बेशक 2 साल में चढ़े, वो 3 साल में, ठीक। 1 साल तैयारी कर ले, 6 महीने चढ़ के एक बार वो झंडा गाड़ देता है तो उसका नाम हो जाता है कि उसने एवरेस्ट को विजय कर लिया। मतलब भारत विश्व की सबसे बड़ा उसने पर्वत का वो विनर है, जी। वहां पहुंच चुका है, ऐसा हम्म। लोग कह देते हैं। हम्म। लेकिन संगीत में खासकर ये ऐसी विद्या है कि इसमें ये कभी नहीं कहा जा सकता कि मैं अब फतेह कर लिया, मैं विनर हो गया, अब इसके बाद कुछ नहीं है। हम्म। एवरेस्ट से तो ऊपर कुछ है ही नहीं है, जी। विनर हो जाता है, लेकिन यहाँ रोज एवरेस्ट की तरह हमें चढ़ना होता है और उतरना होता है। हम्म। आज हम अच्छा गा रहे हैं, कल जरूरी नहीं कि कल बहुत अच्छा गाएंगे। हम्म। और ये भी नहीं मालूम कि लोग कब तक हमें पसंद करेंगे। पसंद करेंगे, कब तक गला चलेगा, हम्म। और कब तक जो कहते हैं ना, आपने वो प्रश्न किया ना कि 5 साल 10 साल आदमी पढ़ाई करके फिर वो अच्छे पैकेज में लग जाता है और पूरे जीवन फिर वो उसका बेनिफिट उठाता है। जी। संगीत में मैंने ऐसा नहीं पाया है। अभी मैंने एक बहुत बड़े कवि हैं, अजय अंजम, उनका भी एक पॉडकास्ट किया था, तो उन्होंने यही बात बोली कि जो एक कलाकार होता है, जो एक आर्टिस्ट होता है, उसका कुछ पता नहीं है। स्टेज शोज मिल रहे हैं तब तक उसकी कमाई हो रही है या उसको बेनिफिट मिल रहा है, स्टेज शोज मिलने बंद हो रहे हैं तो वो कहाँ खो जाएगा कुछ पता नहीं। तो एक वही सवाल मेरा फिर से रहेगा कि आपके मन में ऐसा सवाल आया होगा मन में कि यार ऐसे जिंदगी कैसे चलेगी, अगर मान लीजिए हमें आगे इस लाइन में सफलता नहीं मिलती तो मेरा घर कैसे चलेगा। भाई हमारे जो दूसरे दोस्त हैं वो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम कहीं ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं, हम गाने बजाने में ही रह जाएं पीछे। तो ये भी कभी कभार डिमोटिवेशन भी होता होगा, बहुत आत्ममंथन भी होता होगा, टेंशन भी होते होगी, फ्रस्ट्रेशन भी होते होगी कि अरे यार मैंने यार जिंदगी के इंटर 12वीं कर ली और हमने अभी तक कुछ ऐसा नहीं सीखा। लोग लैपटॉप चलाना सीख रहे हैं, लोग इंटरनेट चलाना सीख रहे हैं, लोग कोडिंग करना सीख रहे हैं, भाई हमें जो सिंगिंग में जा रहे हैं उसमें भी कुछ पता नहीं सफलता हो रही। तो ये मोटिवेट कैसे करते थे आप? देखिए, इसका सीधा सा है कि ये गुरु से इतना हमने सुन लिया था कि धैर्य रखना है। अच्छा। संगीत में आए हो तो ये कभी मत सोचो कि तुम्हें खूब मिलेगा या खूब नहीं मिलेगा। दोनों की व्यवस्था तुमको अपने अंदर सम हो जाना है। मतलब एकदम संत जब तक हृदय से नहीं बनोगे, निर्विकार नहीं बनोगे, लालच रखोगे मन में कि हम अच्छा गा लेंगे तो हमें 4 पैसा मिल जाए, मेरा बहुत नाम हो जाए, अगर ऐसी भावना लेके संगीत कर रहे हो तो बेटा संगीत में मत आओ। कुछ पता नहीं है, हो सकता है सफल ना हो सकता है तुम चलो ही ना, करोगे क्या फिर? तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है कि भाई आप अध्यापन करें, टीचिंग करें। टीचिंग में कम से कम ये है कि 30 40 50 हज़ार रुपये आपको महीने का मिल जाएगा, जिससे आपका जीवन यापन हो सकता है। आप बहुत बड़े कलाकार ना बने, लेकिन आज भी संगीत के क्षेत्र में बहुत लोग जो आजमाइश करते हैं और जब वो सफल नहीं हो पाते हैं तो कम से कम वो अपना एक एकेडमी डाल लिए, कुछ नहीं है तो अपना एक स्कूल की नौकरी पकड़ लिए, कम से कम उनका रोजी रोटी, पारिवारिक जीवन की व्यवस्था अच्छी हो जाती है। मैं तो शुरू से लेकर अभी तक 20 साल हो गए मुझे इस फील्ड में आते हुए, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मैं ये कभी नहीं कह पाया कि मैं आज स्टेब्लिश हूँ। स्टेब्लिश होने का इसमें कोई अर्थ ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास महीने के 20 कार्यक्रम नहीं है। कोई मैं ऐसा नहीं कि मेरे रोज कॉन्सर्ट्स होते हैं, नहीं होते हैं, 2 महीने पे होते हैं, कभी 2 महीने में 4 5 भी मिल जाते हैं, कभी मिलते ही नहीं है। टिकट आना जाना सब हो गया, आर्टिस्ट बुक हो गया, कार्यक्रम ही कैंसिल हो गया। ये सब देखना पड़ता है। कई जगह ऐसा होता है कि गए गाने वहां तो पेमेंट ही नहीं दे रहा है, वो पेमेंट ही ऐसा मार कितनी बार हुआ आपके साथ कि कई बार पेमेंट ही नहीं हुआ? हुआ है, 3 4 बार हुआ है। अच्छा। और जिन लोगों ने ऐसा किया वो उनकी भी कुछ मजबूरी रही है, जी। तो उसको भी मैंने ये मान लिया कि हम संगीत करने गए थे और विद्या जो हमें मिली है या जो हमें थोड़ा बहुत आता है वो आनंद
प्राप्त करने के लिए स्वयं भी गा के आनंदित हो रहे थे, और जो जितने लोग को सुना सके वो भी आनंदित थे। पैसा नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं है। नाम को मिला। हाँ, देखिए नाम से तो पेट नहीं भरता है, गाने से तो पेट भरता है। मुझे नाम नहीं चाहिए कि मेरा बहुत लोग कान पकड़ के नाम लें कि पंडित जी, डॉक्टर साहब, ये वो, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें ये चाहिए कि हम रोज 4, 5, 8 घंटा गाएं। कम से कम 8 घंटे की एक दिन में मेरा, चाहे वो मंच के माध्यम से चाहे वो घर में हो, मैं इतना गाऊं। मुझे गाने का शौक है। मुझे नाम और शोहरत और बुलंदी, ये वो जिनको पसंद होगा वो जरूर करते होंगे। हमने शुरू से ही अपने गुरु को ही देखा, वो इतने बड़े कलाकार, लेकिन वो इतने सरल, इतने सहज और इतने इतने विनम्र थे कि हमें अहंकार ही हमारा मर गया वहां जाने पे। उन्होंने अहंकार ही मार दिया, जरूरत ही नहीं। वो कहते हैं ना कि इलाही कोई तमन्ना नहीं इस जमाने में, इलाही कोई तमन्ना नहीं इस जमाने में, मैं सारी उम्र गुजारूंगा अपने गाने बजाने में। किसी चीज की तमन्ना ना हो और सिर्फ आपका एक ही उद्देश्य बन जाए, आपके जीवन का एक ही लक्ष्य बन जाए कि हमें गाना गाना है, हमें अपना सब्जेक्ट करना है। जब ऐसा दृष्टिकोण बन जाता है ना, तो पैसा, मान सम्मान, इज्जत, इवन हम कह रहे हैं कि लोग जो बेइज्जती भी बर्दाश्त करने के लिए हमारा मन तैयार रहता है। वाह, कोई क्रिटिसाइज भी कर रहा है तो उसको भी बर्दाश्त करते हैं, अच्छी बात है, उन्होंने कहा है, इस पे ध्यान देंगे। और कुछ नहीं होता है तो ये समझ में आता है, और कोई प्रशंसा भी कर रहा है तो ये सोचते हैं कि चलो वो उनकी दृष्टि से प्रशंसा कर रहे हैं, उनको अच्छा लगा, लेकिन मैं अभी इस लायक नहीं हूँ, मुझे और तपस्या करना है और मेहनत करना है। तो ऐसी विचारधारा जब जन्म ले लेती है आपके हृदय में, तभी आप एक रास्ते पे निकल जाते हैं। देखिए, सिर्फ गाना गाना ही रास्ता नहीं है जीवन का, और सिर्फ पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है। देखिए, अगर पैसा कमाना होता तो सही बात है, हम अपने पापा से कहते कि हमें पॉलिटेक्निक करा दीजिए, इंजीनियरिंग करा दीजिए, टेक्निकल कंप्यूटर का कोई बेस्ड करा दीजिए कि सुबह जाऊं, शाम तक दिन भर वहां ऑफिस में बैठा रहूं, शाम को घर अपना आके और अपना जीवन कर लूं। जब कला सिखाए हैं तो कला जब जवान होती है ना तो समय लेती है वो। अब 20 साल हो गए मुझे करते हुए, मुझे अब लगने लगा अपने जीवन में कि हाँ, मैं अब अच्छे से गा सकता हूँ। 20 सालों में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, कई बार बिना खाए सोया है। अच्छा। कई बार मुझे पैसों की तंगी हुई है, पैसे ही नहीं है मेरे पास, और कहीं से कहीं मिला ही नहीं है बहुत सारी चीजें। कई बार कई चीजों में पैसे खर्च हो गए, तो अपनी बेसिक चीजों पे भी हमने, लेकिन ये है कि मुझे इतना भरोसा है सरस्वती पे कि वो अपने बच्चों को, अपने भक्तों को निराश नहीं करती, वो देती सब कुछ है, हमें भी दी, लेकिन स्ट्रगल भी करना पड़ा है। तो दोनों के लिए आपको तैयार होना। जी, आपने कई शोज किए हैं और हमने आपकी सोशल मीडिया पर वीडियोस भी देखी हैं जिन पे हजारों लाखों लाइक्स हैं। आज यहाँ पर हमारे सामने कैमरा है, हमारे सामने ऑडियंस है। मैं चाहूंगा चंद लाइनें अगर आप गुनगुना सके ताकि हमारी ऑडियंस को भी पता लगे कि हमारे पास हमारे पॉडकास्ट में आज कितने प्रतिभाशाली सर बैठे हुए हैं। तो बड़ी मेहरबानी होगी सर, आप चंद लाइनें जो है हमारे दर्शकों को सुनाने का प्रयास करें। नैना मोरे तुमरे राह तकत है, मैं हूँ कब तुम बालम, बिरहा की रतियाँ कैसे कटे अब, गरबा लगे हो कब तुम बालम, नैना मोरे प्रीत में तोरी ये गत भये, प्रीत में तोरी ये गत भये, सुध बिसराए, देख
सुख मुराद आस मुरीब तुम ही से लागी पूरी करियो कब तुम बालम नैना मोरे और बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कैसा लगा भाई? सर कभी ऐसा हुआ कि आप स्टेज शो कर रहे हैं और आपको ऐसा लगा हो कि लोगों को इस स्टेज मतलब किसी समय पे गाना पसंद नहीं आ रहा है, तो उससे कैसे आप डील करते हैं? ये आप जो जवाब देंगे, कई ऐसे लोग हैं जो सिंगिंग करना चाहते हैं, उनके लिए काम का हाँ, ये सवाल बहुत है। जरूरी है। जी। देखिए, रंजको जन चित्ता नाम स राग कथितो बुधे, जो अच्छा। लोगों का रंजन करे उसको संगीत कहा जाता है। हमें आता है गाने बजाने, लेकिन गाने बजाने का जो समय के साथ जो बदलाव है वो जरूर एक आर्टिस्ट को ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, क्लासिकल क्या है, शास्त्रीय संगीत जो है वो जननी है संगीत की। उसका आधार हर गायक के गायकी में होना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप कहाँ गा रहे हैं और किन के लिए गा रहे हैं। मैं तो इतना जरूर ध्यान रखता हूँ कि मैं जब भी कहीं परफॉर्मेंस, मेरा कॉन्सर्ट होता है, ये मैं पहले समझ लेता हूँ कि किस गैदरिंग में जा रहा हूँ, किन के लिए मुझे गाना है, कौन सुनने वाले बैठे हैं। उसके हिसाब से अपने पूरे गाने का चयन करता हूँ। या मुझे राग भी गाना है, या मुझे कुछ सेमी क्लासिकल गाना है, या मुझे लाइट भी गाना है, या भजन भी गाना, तो वो भजन सब सोचा हुआ पहले से प्री प्लान्ड होता है कि हाँ मुझे ये अकॉर्डिंग टू करना, ऑडियंस। अकॉर्डिंग टू ऑडियंस। और जाके मंच पे भी कई चीज चेंज करता हूँ। ऐसा देख रहा हूँ कि यार ये राग जमेगा नहीं, यहाँ पे ये सुर मजा नहीं देगा, ऐसे गाओ। ये सब ऑन द स्पॉट भी होता है, और मेरा मैक्सिमम ऑन द स्पॉट ही हम अपना प्रयास करते हैं, क्योंकि प्री प्लान्ड करके भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जाते ही ना वो सुर, जब हम माइक लगता है तो हम जब अपनी आवाज को देखते हैं तो मन करता है कि नहीं ये ना कह के ये कहें। जो सोचे थे ग्रीन रूम में बैठ के सेटिंग किए थे वो सब फिर वो भूल जाते हैं, फिर नया कुछ लेके। तो ये तो जरूर ध्यान देना चाहिए हर गायक को कि अकॉर्डिंग टू ऑडियंस, तभी आप चल पाएंगे। अगर आप क्लासिकल भी गा रहे हैं तो क्लासिकल वैसा ही गाइए जो ऑडियंस को अच्छा लगे। अच्छा। हाँ, अब आप ज्यादा विलंबित गाने लगेंगे, ज्यादा डेप्थ में घुस जाएंगे, तो ऑडियंस चाह रही है कि उसको जरा लय सुर ताल का थोड़ा मजा सा मिले। नाचने को मिले, थोड़ा हाँ डांस करने को मिले। हाँ, डांस से ज्यादा जरूरी है सुकून मिले। हम्म। डांस तो बात की चीज है, पहले तो सुकून मिले गायक के सुर से। बहुत से ऐसे प्रोग्राम है जिसमें मैं गया, और देखिए मैं भी एक युवा पीढ़ी से हूँ, तो हम लोग के मोबाइल में ज्यादातर जो है यो यो हनी सिंह के गाने रहते हैं, सिद्धू मूसेवाला के गाने रहते हैं। जो आप राग यूज करते हैं उससे आप कहीं ना कहीं बहुत डिस्टेंस है, सुनने को नहीं मिलते, इसलिए सुनते नहीं है। तो जैसे कभी कभार ऐसा हुआ कि हम गए और वहाँ पे कॉन्सर्ट चल रहा है, और इस प्रकार के जो क्लासिकल सिंगिंग वाले जो गाने हैं चल रहे हैं, तो मन होता है कि हाँ रुक के दे सुने, और जैसे रुक के तो पता नहीं चलता कब 10 से 15 मिनट कब खत्म हो गए, कुछ मालूम ही नहीं चलता। असल में शास्त्रीय संगीत ना देवताओं का संगीत है। गावहीं गुनी गंधर्व प्रवीणा, जो गाते थे उनको गंधर्व कहा जाता था। गंधर्व का गान क्या होता था? शास्त्र के अकॉर्डिंग, कि मॉर्निंग में, सुबह में भैरव राग गाया जाए, दोपहर में वृंदावनी सारंग गाएं, रात में दरबारी कानड़ा गाएं। तो जो रागों का समय था, या रागों का जो नामकरण, जो रागों का असर था, वो देवताओं से। माँ सरस्वती वीणा क्यों पकड़ी, भगवान शंकर डमरू क्यों बजाए, गणेश जी पखावज क्यों बजाए, हनुमान जी मृदंग क्यों बजाए? जब हमारे देवता ही संगीत को जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो संगीत है वो कितना आध्यात्मिक है, कितना धार्मिक है। और साम वेद जो हम गाते हैं, जो हमारी 4 जो वेद है उसमें साम वेद है, जो संगीत जिसके अंतर्गत आता है। तो ये तो कहा ही गया है कि जो देवता जो हैं वो संगीत से प्रसन्न होते हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल है। आज भी आप हनुमान जी को एक आप बोलते हैं राम 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 राम, ये तो मंत्र की तरह है। मंत्र में जब स्वर लग गया, राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। सुर स्वर का जैसे ही इसमें तैसे ही ये गीत बन गया, तैसे ही ये जप बन गया स्वरों का। तो स्वर का बहुत असर है, इसीलिए हमारी जो ऋचाएं जो थी पहले जी। लोग पढ़ते थे, फिर उसको लोग गाने लगे। जब वो गाने लगे तब वहां से संगीत बनना शुरू हो गया। अग्नयाया चये घृणा गोयप, वो जो संस्कृत के जब जी। पढ़ते हैं सारे ग रे ग सारे ग सारे, वो स्वर ही तो है जो गा रहे थे वो। हम लोगों ने भी ये सुना है कि तानसेन ने दिए जला दिए थे संगीत से। हाँ बिल्कुल। हम्म, तानसेन जो थे ना 15वीं शताब्दी में, मुगलों के जमाने में तानसेन जैसे गायक जन्म लिए, तो ये सब लोग में इतनी शक्तियां थी इनके गाने में, इनकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवता इनको आशीर्वाद देते थे। जब ये चाहते थे तो वही काम होता था। अगर ये चल रहे हैं, गा रहे हैं, तो ये अपने चाहते थे कि मैं ऐसा गाऊंगा कि जो मतवाला हाथी है हम्म, वो शांत हो जाएगा। अगर पागल हाथी को भी कंट्रोल कर ले रहे हैं, चाह रहे हैं कि यहाँ आग जल जाए तो जी। आग भी जला ले रहे हैं, चाह रहे थे बारिश हो जाए, बारिश भी। सुरों में ताकत होती थी। पहले मेरे ही भी पूर्वज जो हैं, हमारे 14वीं 15वीं शताब्दी में हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ हमारे पूर्वज हैं जिनको कहते हैं पंडित घनारंग जी। हम्म, वो ऐसे थे कि वो राग, जिस राग को गाते थे उस राग की जो देवी होती थी या देवता होते थे वो प्रकट होके सामने होते थे। अच्छा। जैसे बागेश्वरी है राग, सा मा ग म द म द नि द म प द ग रे सा म रे नि द नि सा ग रे सा। ये राग बागेश्वरी है। वो फिल्म में कौन आया मेरे मन के द्वार, पायल के जनकार ले। अभी तो चेंज हो गया है, बागेश्वर ये रागेश्वरी बन गया। तो मतलब ये है कि रागों को वो लोग बुला लेते थे, इतनी सिद्धि थी। भैरव का जैसे ही नाम आ रहा है तैसे ही आपका मन हो जाएगा कि भगवान शंकर, तो शंकर जी आ जाते थे। इतने सिद्धहस्त लोग होते थे। अब जो लोग हो गए अब वो कभी नहीं होने वाले हैं। गया। अब न वैसी सिद्धि है, न वैसी साधना है, न वैसे लोग हैं, न वैसे गुरु हैं, न वैसा समय है। अब वो सब कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, जिसमें श्रद्धा होगी, जिसमें विनम्रता होगी, जो झुकेगा, हो सकता है वो उनको प्रणाम करके, उनको याद करके थोड़ा बहुत उसकी झलक आप तक पहुंचा दे। अदरवाइज आप चाहेंगे कि उस जमाने का अब हो, अब वो दौर नहीं है। न वो लोग हैं, न वो गायक हैं। जो हो गया बहुत हो गया। अब उसका जूठन है, नकल है। अमीर उस्ताद अमीर खान साहब ऐसा गवैया भूतो न भविष्यते। बड़े उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ऐसे गवैया भूतो न भविष्यते। अब कभी कोई जन्म नहीं लेगा वैसा। उस्ताद नजाकत अली सलामत अली ऐसे गवैया भूतो न भविष्यते। अब ये लोग लता जी जैसी गायिका अब दोबारा नहीं होंगी, क्योंकि वो ऐसा कुछ गा गई ना, ऐसी सोल थी उनके गले में, ऐसी बात थी कि वो दूसरे में आ नहीं सकता है। वो आए और आए, अपना यश, अपनी प्रतिष्ठा, अपना संगीत देकर अलविदा। अब जो संगीतकार आ रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल 5 साल ही चलते हैं, उसके बाद आदमी भूल जाते हैं। कारण है ना, क्योंकि अब ना आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। पहले के लोग डिपेंडेंट थे स्टूडियो पे, फिल्म पे, कॉन्सर्ट्स पे। आज तो आप सबके मोबाइल में है। मोबाइल में सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, उससे आप अपने प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आप ही को बताऊं, आप कितने कॉन्सर्ट सुनने ऑडिटोरियम जाते हैं? आप बताइए। नहीं आप जाते, नहीं जाते हैं। मोबाइल पे ही चल रहा है। आपको पता है कि कमानी में या उसमें क्या बोलते हैं, श्री फोर्ट में कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, मान लीजिए कि जैसे हरिहरन साहब का एक कॉन्सर्ट होने वाला है,
आपको पता है कि यार मैं बहुत बिजी हो रहा हूँ, इतना दूर कौन जाए, कम 40 किलोमीटर। कोई नहीं, चलो ना, वो जो आज गाएंगे वो कल यूट्यूब पे आ यूट्यूब पे। जाएगा, बैठ के मोबाइल से सुन लूंगा। आप आज हर आर्टिस्ट मोबाइल में है। कोई ऑडिटोरियम में खर्च करने के लिए पेट्रोल फूक के भीड़ में बैठना नहीं चाहता है। हम्म। इसलिए आज कई बड़े बड़े और समय समारोह, भी नहीं है लोगों के समय नहीं पास। है लेकिन फिर भी लोग नहीं जाना चाह रहे हैं अब। हम्म। आज का दौर ऐसा है। तो हम लोग ये आज का सिनेरियो ही ऐसा बन गया है कि आज आज कोई भी नाम कर सकता है। आज कोई घरानेदार, और मेरे पिताजी गाते थे, मेरा हाथ सूंघ के देखो, मेरे पिताजी घी खाते थे, मेरा हाथ मैं करा, अब ये सब बात खत्म हो गई है। अब जो करेगा, जो जुनून दिखाएगा, जो मेहनत, आज तो ऐसी स्थिति कि बड़े बड़े कलाकारों के बाल बच्चे नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। और कोई नॉन घरानेदार है, कोई गांव का है, उसके अंदर प्रतिभा है, मेहनत किया, थोड़ा सा एफर्ट किया और सामने आ गया, लोग उसको सुन रहे, रोज के कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। हम घरानेदार बैठे रह जाते हैं अपने घर में मिजाज बनाए हुए कि हम बहुत अभी बड़े जैसे गायक हैं। एक वो टाइल वाले भैया जो है वायरल हुए हैं, उनके अचानक से फैन फॉलोइंग बढ़ गई। और बिल्कुल। और अब तो लोगों को ना तो स्टेज चाहिए ना कुछ चाहिए, घर पे बैठे मोबाइल ऑन किया, बस लाइव बस चालू कर लाइव दिया, चालू कर दिया, लोगों को अच्छा लग रहा है तो लोग फॉलो हिट कर हो रहे गए। हैं, हाँ, हिट हो रहे हैं। बहुत से ऐसे सिंगर हैं जो घर बैठे ही सिंगर बन के पड़े। अरे हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, भाई है मेरा, कुमार सत्यम। अच्छा। वो उसने लॉकडाउन में अपना गाना तो बहुत अच्छा था, और उसने वहां से शुरुआत की और लोगों ने खूब सुना, और आज बहुत अच्छा मार्केट है उनका, काफी अच्छा काम है। तो तरीका यही है। आजकल आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। आज मीडिया का जमाना है। आप कहीं भी, आप वहीं से गा देंगे, वहीं से चीज वहां पहुंच जाएगी। अब आपको बॉम्बे में जाके रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। सही बात। पहला स्टेज शो आपने कब किया, उसके बारे में बताएं। हाँ, मुझे याद है, मैं पहला, जो मैं क्लास 3 में पढ़ता था, तो मुझे कला साधक सम्मान के लिए मुझे चुना गया, और मैं आप समझिए 8 साल का होऊंगा। मुझे पहली बार रेणुकूट से आदित्य बिरला जी ने की गाड़ी से मैं गया वहाँ मिर्जापुर, और वहाँ मुझे बैठाया गया स्टेज पे, और मुझे माला, पगड़ी, और सब, बहुत छोटा सा बच्चा, इतना बड़ा बच्चा। और फिर मैं एक भजन गाया वहाँ पे, मेरे साथ तबले पे भी एक थे। मुझे वो दिन याद है कि मैं इतना छोटा, ना मुझे दुनिया, वरना मुझे तो दुनिया ही नहीं देखा था। मैं पहली बार अपने शहर से बाहर गया था, तो वहां से मैं वहां गाया, एक वहां भजन गाया था जो उस समय सीखा था। ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। तीन शब्द में, तीन शब्द में सृष्टि सारी, दृष्टि सारी समाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भजन गाया था मैंने बचपन में, तैयार था, मुझे याद हो गया था सुन के। फिर यही छोटा सा भजन मैं वहाँ गाया, मुझे सम्मान मिला, और मैं फिर आया, तो ये बहुत बड़ी बात थी। उस जमाने के लोग आज भी मुझसे कहते हैं कि बेटा, तुम इतने छोटे थे, और इतने छोटे शहर से तुमको उठा के वहाँ ले गया गया, लोग ले गए, और वहाँ तुम गाए, और तुम्हें सम्मान भी मिला। और ये एक एक ऐतिहासिक पल है हमारे लिए। ईश्वर ने चुना था, मैं तो उस काबिल नहीं था। आप इंडियन आइडल के मंच तक पहुंचे, उसके अनुभव क्या रहे आपके? हाँ, इंडियन आइडल का जो एकेडमी है वो दिल्ली में स्थापित हुआ था, तो अच्छा। मुझे जॉब के तौर पे वहाँ बच्चों को ग्रूम अप करने का मौका मिलता था, मैं जाता था सिखाने। उसका एक सेंटर दिल्ली में था, साउथ एक्स में, और एक था फरीदाबाद में। करीबन एक साल मैंने सिखाया। तो अच्छा। वहाँ बच्चे आते थे, उनको ट्रेंड करना होता था, क्लासिकल, लाइट, गीत, गजल, बॉलीवुड, सब कुछ सिखाना होता था और तैयार करना होता था। फिर जब उनका ऑडिशन होता था तो वो बच्चे वहाँ जाते थे, तो उनको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ता था, क्योंकि टाई अप था वो जी। बॉम्बे के उससे। वर्तमान समय में आप टी सीरीज में भी कार्यरत हैं? हाँ, अभी वर्तमान में मैं वहाँ के बच्चों को सिखाता हूँ, वहाँ भी बच्चे आते हैं, तो बच्चों को सिखाने से मैं खुद भी सीखता हूँ। कोई ऐसा स्टेज शो का आप वाकया शेयर कीजिए जो बहुत यूनिक टाइप का हो और आपको लगा हो कि अरे आप अभी तक उसको भूल ना पाए हो। हाँ, मुझे ऐसे कई मंच हैं मेरे ज़हन में। मेरा एक कार्यक्रम हुआ था
सोनभद्र में। अच्छा। जब मैं बनारस पहुंच गया था तो लोग जान गए थे कि मैं अब अच्छा ठीक कर रहा हूँ, मेरा अच्छा हो रहा है। हम्म। तो मुझे बुक किया, वहाँ मेरे चाचा जी हैं, हम्म। मनोज चौबे जी। तो बोले कि भाई बेटे आ जाओ, तुमको गाना है, आज सोन महोत्सव हो रहा है। हम्म। सोन नदी के तट पे सारे डीएम वगैरह सब आ रहे हैं और तुम्हारा कार्यक्रम है, 4 आर्टिस्ट को लेके तुम आ जाओ, 2,000 रुपए तुम्हें देंगे हम। तो अच्छा। मैं 2,000, उनको 2,000, मतलब 8,000 में हम लोग बनारस से सोनभद्र आ गए। मेरे साथ भी तबले पे अभिषेक जी थे, तबला के बड़े बड़े अच्छे कलाकार हैं इस समय, युवा। हम 4 लोग आ गए तो हम देख रहे हैं कि वहाँ कुर्सियां पैक हो रही हैं। अच्छा। अब कार्यक्रम ना के बराबर होने वाला है। तो मन में घबराहट हुई मेरी कि अरे यार, इतने दूर से आए हैं और इतने अच्छे सब बनारस से दल को लेके आए हैं आर्टिस्टों को, यहाँ देख रहे हैं कि कुर्सियां पैक हो रही हैं। अब तो हम्म। अगर ना ही गाने को मौका मिला तो एक तो पैसे भी नहीं मिलेंगे, और ऊपर से इतने दूर से आए हैं तो जल्दी से घुस के मंच पे बैठा जाए और माहौल बनाया जाए, वरना क्या बदनामी होगी हमारी कि आए और ऑडियंस एक भी नहीं थी। चलो जुगाड़ लगा के जल्दी से करवाइए फटाफट। मंच पे हम चारों यंग लड़के, सब 20 साल, 22 साल, कोई 15 साल, तबला वाला, सब सितार फ्लूट, हम 4 लोग बैठे ट्यून करने लगे अपने साज को, पहले जो बिखरे होते हैं। हम्म। उतने में ऑडियंस जो है वो, हम लोग का उस दिन कृपा थी कुछ तो लोग इकट्ठा होने लगे, जो अच्छा। चारों तरफ मेले में इधर उधर थे वो सब आने लगे, साउंड सुन के सुर लगा रहे हैं, हेलो हेलो साउंड कर अब साउंड चेक करने उतने में धीरे 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 ऑडियंस आना जा रही है। हम लोग शुक्र मना रहे हैं कि जो कुर्सियां पैक हो रही थी वो सब लगने लग रही हैं, सो ट्यूनिंग किए हैं। अब उसके बाद फिर मैंने अपना गाना शुरू किया, तबला फ्लूट और सितार चारों का। हमने कहा कि मैं सोलो नहीं गाऊंगा, जुगलबंदी करता हूँ, हम्म। तबला वाले को जवाब दूंगा, तबला वाला इनके साथ जुगलबंदी करेगा। हमने प्लान कर लिया इंस्टेंट, कोई प्लानिंग नहीं थी। मैं तो गाने आया था सोलो। मैं कहा यहाँ सोलो गाऊंगा ना तो कुछ नया करना होगा, फ्यूजन टाइप का। 4 आर्टिस्ट थे हम अलग अलग। हमने शुरू किया, हमें कम से कम 40-50 हजार तो इनाम मिला अच्छा। जो है वही सुन के इतना इनाम मिल जाता है? 3,000-4,000 रुपए, हाँ भाई इन बच्चे को दिया जाए, इनको 2,000 रुपए का पुरस्कार मिल रहा है। खूब पैसे हम लोग को दनादन 40-50 हजार रुपए आए हाथ में। आए थे हम लोग बस से, हम्म। गए इधर से कार से, हमें छोड़ा गया। हमने जो हमारे चाचा जी थे बोले भाई तुम लोग इतना अच्छा गाए कि यहाँ के जो पुलिस के अधीक्षक हैं वो बोले कि मेरी गाड़ी से इनको बनारस छोड़ के आइए अच्छा। तो ऐसा भी हुआ है। अच्छा, जैसे मान लीजिए ऑडियंस है और हमने देखा है कि कलाकार जो है स्टेज पर, जैसे देखा कि यार ऑडियंस बोर सी हो रही है, वो कौन सी टेक्निक है जिससे आप अचानक से ऑडियंस का ध्यान अपने ओर आकर्षित देखिए, करते हैं? सबसे बड़ा तो ध्यान है आपका संगीत। हम्म। आपके संगीत में असर नहीं होगा तो आप ऑडियंस को रोक ही नहीं पाएंगे। आप कुछ भी गाएं, हम्म। उसके लिए चाहिए कि आपके संगीत में असर चाहिए। हम्म। अगर हम गा रहे हैं, मान लीजिए कोई फोक गा रहे हैं, बांध के पिरतिया के डोर, हाय राम, बांध के पिरतिया के डोर, जाल खेतवा की ओर, जहाँ जो है चित चोर, बांध के पिरतिया के डोर, हाय राम, बांध के पिरतिया के डोर, जाला खितवा की ओर, जाला कितवा की ओर, जाला कितवा की ओर, जाला कितवा की ओर, जाला। अब जाना दिखाना कि जाला खितवा की ओर। अगर आपके संगीत में समझ नहीं होगी, कहन नहीं होगा, पुकार नहीं होगा, तालीम नहीं होगी तो आप रोक नहीं पाएंगे। आप एक होता है कि बहुत लोग आके स्टेज पे नौटंकी करते हैं, फालतू बातें करते हैं, अश्लील बातें करते हैं, मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हैं, तो वो हास्य में चला जाता है, एंटरटेनमेंट में चला जाता है। संगीत में ऐसी बात नहीं, संगीत तो स्तब्ध कर देता है। हमने ऐसा भी कॉन्सर्ट सुना अपने बड़े बुजुर्गों का, ये लोग हंसना नहीं चाह रहे हैं, रोना नहीं चाह रहे हैं, इतने कनेक्टेड हैं आर्टिस्ट से। आर्टिस्ट जैसे हिप्नोटाइज कर दिया, नजरबंद कर दिया कि मैं हंसूंगा तो तुम हंसोगे, मैं रोऊंगा तो तुम भी रोओगे। ऐसा भी कॉन्सर्ट्स मैंने सुना है अपनी जिंदगी में। मैंने भी टीवी पे देखे कि ऐसा गाना गाया उन्होंने, ऐसा भजन गाया कि लोग रोने लगे भजन को देख फिर सुन के। ऐसा भी होता है।
हम्म। सर, आप अपने गुरु के बारे में बताएं। गुरु जी को हाल फिलहाल में उनका देहांत हो गया है। अ, कैसा उनका व्यक्तित्व था, और पद्म विभूषण जब उन्हें मिला, उनको सम्मानित किया गया, उस समय आप कहाँ पर थे और आपको कितनी खुशी हुई? देखिए, जो हमारे गुरु हैं ना, वो बनारस के आखिरी पीढ़ी के कलाकार रहे हैं। अच्छा। और चूंकि एक ऐसे कलाकार हमारे गुरुजी जो कला के साथ साथ इतने सरल थे ना, हम्म। वो कलाकार तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान, हम्म। सरल इंसान होना मुश्किल है, अभिमान रहित। हम्म। चूंकि मेरे गुरुजी पद्म विभूषण भी थे, भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है, हम्म। और मोदी जी के बड़े खास राष्ट्रपति से 5-5 6-6 अवार्ड, और धन संपदा यश मान धन दौलत, माने संसार का सारा जो वो प्रभु ने उनको दिया है। बॉम्बे से लेके पूरे संसार में उनकी यश गाथा है। हर बड़े घर में उनका कैसेट्स बजता है। तो बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट, धार्मिक। लेकिन ये सब एक तरफ और वो सरलता एक तरफ। सरलता में उनसे कोई आगे नहीं निकल पाया, वो इतने अच्छा। सरल। जमीन में सोना, विदाउट एसी, आज के जमाने में? आज के जमाने में। अच्छा। और जमीन में सोते थे, गुरु को अपने ऊपर रखते थे। अपने गुरु जिनसे उन्होंने संगीत सीखा, विद्या सीखी था और शास्त्र सीखा, उनको वो चौखट पे रखते थे, चौका बिछा के, और जी। उनके चरण और उनकी तस्वीर, और नीचे गुरुजी सोते थे। कहते थे कि बेटा, शरीर से इतना मोह नहीं करना है, ये सब लकड़ी में जल जाएगा। और पद्म भूषण मिला है मेरी कला को, मेरे शरीर को नहीं मिला है। मैं तो वही हूँ जो था, जो तो मैं तकलीफ देख के बड़ा हूँ, इसलिए मैं इस संसारी मोह माया में नहीं हूँ। मैं कहता था, गुरुजी बहुत गर्मी लग रही है, एसी लगवा लीजिए ना। योगी जी आते हैं, अमित शाह आते हैं, राजनाथ जी आते हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार आते थे घर पे। मैं उनके घर में रह के उनका संगीत सीखा है उनसे। जी। तो मुझे वो डांट देते थे कि तुम अपने चक्कर में बोलते हो कि तुमको चाहिए। हम कहते नहीं नहीं गुरुजी, हमें नहीं चाहिए। तो कहते थे हमें नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हें लगवाना तो अपने बाप से बोल दो कि तुम्हें लगवा के दे दें यहाँ पे, मेरे से मतलब नहीं है। मैं कह नहीं गुरुजी, हम भी ऐसे ही सोएंगे, हमें जरूरत नहीं है। बोले कि बेटा, अपने आप को तपाना सीखो, बिना पंखा के रह के देखो। तो हर चीज में लेसन देते थे, और सहजता हमने सीखी उनसे, सरलता सीखा, प्रेम सीखा। गाना बजाना तो दूसरी चीज है, उससे पहले इंसानियत। जी। एक रिक्शा वाला, एक झाड़ू वाला, दरवाजे के बाहर 10-15 कुत्ते हैं, उनको रोज बिस्किट खिलाना, अपने आस पास पड़ोस के लोग, का हो ठीक हुआ, अरे अरे बहुत अच्छा, खूब मस्त रहा। अहीर है, जा रहा है, झाड़ू पोछा करने वाला, का हो ठीक हुआ, अरे खूब मस्त रहा। उनको कोई शख्सियत नहीं कि मैं इतना बड़ा सेलिब्रिटी हूँ या इतना बड़ा हूँ, किसी चीज का कोई अभिमान नहीं। रोड पे चल रहे हैं तो 20 रुपए के रिक्शा पे घूम रहे हैं, लूना चला रहे हैं, और 10-50 गाड़ियां उनको लेने के लिए खड़ी रहती थी। तो हमने देखा कि ये सहजता कैसे आ सकती है, यही सीखना है। लोग कहते हैं ना, प्रभुता पाई का ही मद नाही। संपन्नता आने पे लोगों को घमंड हो जाता है, मद हो जाता है, पर ऐसा उनमें नहीं था। आप मिलते उनसे तो आप, का हो ठीक हुआ, अरे खूब मस्त रहा, और बतावा का हालचाल, कैसे अइला यार, अरे पंडित आपसे मिले आल है, अरे लाई खा, देखा ये मिठाई देसी घी के खा के देखा, मजा आ जाए। खैला, हाँ चला बात कर ला, पूछ ला, आल हुआ इतना दूर से, चला खूब बढ़िया, कुछ खैबा खियाई, अच्छा ठीक है, चला ठीक बा भैया, राम राम, जय हो भैया, जय हो, भेज देते थे। वो शख्सियत जिससे बॉम्बे में जब वो जाएं, जब मैं तो उनके साथ हर बड़े कॉन्सर्ट्स में, हजारों कॉन्सर्ट्स किया उनके साथ, ऑडिटोरियम में वो खड़े होते तो लगता था कि जैसे कोई देवता खड़ा है, सूर्य खड़ा है। लोग पैर पैर छूने के लिए मर रहे हैं। बड़े बड़े रईस, उद्योगपति, अनिल अग्रवाल जी मेदांता के चेयरमैन, ऐसे ऐसे लोगों को मैंने पैरों में गिरते देखा है उसी बॉम्बे में। तो ये उनके उनके तपस्या का था फल। उनकी विद्या इतनी प्रबल हो गई थी और आध्यात्म इतना ऊपर था कि चेहरा एकदम दिव्यता से, ओज से और सच्चाई से और ईमानदारी से और प्रेम से भरा था। ये भी सीखना चाहिए। सिर्फ कला तो सीखता ही है इंसान, ये सब चीजों से बच जाता, ये नहीं सीखता है।
बल्कि गुरु का अवगुण सीख लेता कि हमारे गुरु जी कितने बढ़िया सिगरेट पीते हैं, बोतल खोलते हैं। वो भी तो पीते हैं, हम भी पी लेंगे, क्या दिक्कत हाँ, है। हमारे गुरु जी कितना बढ़िया दम दम लगाते हैं। लोग ये ज्यादा कॉपी करते हैं बजाय उनके उनके जो ये सब जो एक्स्ट्रा बातें हैं। हमारे गुरुजी ना कभी पान खाना, ना कभी चाय का शौक, सिर्फ शालीग्राम भगवान को 24 घंटा बिना भोग लगाए नहीं खाते थे। 5-7 स्टार्स होटल में हम लोग जाएं तो वहाँ पे वो कॉर्नफ्लेक्स और दूध खा के पेट भरते थे। कहते थे कि यहाँ मांस मदिरा मिलता है। विदेशों के कम से कम 100-200 प्रोग्राम उन्होंने छोड़ दिए। क्या वहाँ जाते हैं खाली मांस बिकता है हर जगह, हम नहीं जी पाएंगे, हमको नहीं रहना है। ठीक है, वो समय की चीज थी, वो निभा लिए। हम्म, तो मैंने ये सब भी उनसे खूब सीखा है, व्यवहारिकता सीखी है और संगीत तो सीखा ही है। संगीत खूब सीखा उनसे, खूब उनको आत्मसात करके रखा है अपने गले में, सोच में। और प्रयास करते हैं कि गुरु कभी मरता नहीं है। जो गुरु की चेतना होती है ना, गुरु की जो ऊर्जा होती है, वो तो रहती है। तो वो मेरे साथ है और मैंने उनकी खूब खिदमत की है। तो मैं तो उनके बिना कभी अधूरा ही हूँ। वो नहीं है इसका मतलब वो चले गए हैं, लेकिन उनकी बहुत कमी है। उनके बिना बहुत अकेलापन रहता है। गुरु जी से आपको डांट भी लगी होगी कई बार। बहुत ज्यादा गाली, डांट, मार, बेइज्जती, ये सब कुछ हुआ है। और जैसे आज के समय में जो मैं देख रहा हूँ, आज का जो युवा है, जैसे उसका कोई गुरु है या उसको कुछ सिखा रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ समझा रहा है, तो उसको ये लग रहा है पता नहीं मेरी बेइज्जती कर दी, मेरे कितनी हाँ, बड़ा ऐसे अपराध कई कर लोग दिया। होते हैं जो भाग जाते हैं, जी प्रतिशोध जी। कर लेते हैं। ये उनकी मूर्खता है। हम्म, गुरु अगर पिता के प्यार से, गुरु की डांट बहुत अच्छी है। अच्छा। हम कुछ गलती करते तो मेरे पापा में, अरे मेरा लाल, अरे मेरा बेटा गलती का कोई बात नहीं, चलो दूसरा। गुरु यही नहीं करता। गुरु वहीं पे थप्पड़ मारता है, साले ये नहीं करना है, ध्यान रखना, आज कर लिए दोबारा करोगे तो भगा देंगे तुमको यहाँ से। तो फर्क है कि नहीं है फर्क? डांट खूब खाई आपने, अरे बाप रे बाप, इतनी खाई है कि शायद ही कोई लोग खाए हों। किस वजह से। रोज डांट खाते थे। अब जैसे गुरुजी सोए हैं, गुरुजी कहते थे कि हमसे पहले उठा करो। अच्छा। ये नहीं है कि हम तुमको उठाएंगे घर में। कहते थे गुरु से पहले जगतपति जागे। भगवान रामचंद्र अपने गुरु के यहाँ गए थे वो सीखने हैं अपनी विद्या। अयोध्या के राजकुमार थे, चाहते तो अपने गुरु को अपने घर बुला लेते, लेकिन वो गए गुरुकुल में रहने जी। वशिष्ठ जी के यहाँ, और उनसे पहले उठते थे। तो क्या फल मिला उनको कि गूढ़ो तत्व न साधु धुरा वही, आरत अधिकारी जपा वही। गूढ़ तत्व भी लोग दे देते हैं योग्य पात्र को, सही व्यक्ति को। तो उन्होंने वही है ना कि गुरु गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। भगवान गए जब उनके यहाँ पढ़ने तो उनको कम समय में सब कुछ नसीब हो गया, सब गुरु ने दे दिया। तो गुरु जी कहते थे कि मेरे से पहले उठा करो, मेरे बाद सोया करो। पान कभी मत खाना, सिगरेट मत पीना, घर में कभी व्यसन करके मत आना, कभी ऊंची आवाज में बात मत करना, चोरी मत करना, अपनी निगाह ध्यान रखना। कोई लड़की आए घर में तो नजर नीचे रखो, ये नहीं है कि उसको घूरे जा रहे हो। कोई आए तो उससे मिलोगे कैसे, कैसे तुम कहोगे कि तुम एक शिष्य हो, तुम्हारा धर्म कैसा है, कैसे खड़े होगे, क्या पहनोगे, चेहरा कैसा दिखना चाहिए तुम्हारा। ब्राह्मण हो तो तुम्हारा संस्कार होना चाहिए, उठ के पूजा किया करो। मेरे साथ रहते हो तो तुम्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, तुम्हें बोलना कैसे है। वो तो इतना सी, जया बच्चन का फोन आ रहा है बॉम्बे से, तो हमसे कह रहे हैं कि कैसे बोलोगे। हम क्या माता जी प्रणाम, माता जी बोलते हैं उनको, हम बहन जी बोलते हैं ना। तो तुम अगर मेरे जगह पे बात करोगे तो तुम कैसे बात, मुझे रोज सिखाते थे हर चीज। पैर दबा रहा हूँ गुरु जी, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो कहते थे अच्छा इसको ऐसे बात करना है। मान लो मुरली मनोहर जोशी का फोन आ गया तो तुम उठा के बोलोगे चाचा जी प्रणाम, ये पंडित जी अभी सो रहे हैं, वो बिजी हैं। तो सब सिखाते थे मेरे को रोज, कैसे किससे क्या बात करोगे। मतलब ये सब भी चीजें सीखा है। जी जी। देखिए, सिंगिंग या कला जो है वो तो सीख ही जा सकती है, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, लेकिन जो ये अनुभव, छोटे छोटे अनुभव जो है, ये आप तभी ले सकते हैं जब आपको सही गुरु मिले और आप उसकी छत्र छाया में आप रहें। सर, अभी तक आपने कितने शोज किए हैं और सबसे बड़े शोज आपने कहाँ किए हैं? और एक सवाल और रहेगा मेरा
कि किस व्यक्ति ने आपसे क्या बोला? जैसे आपने मान लीजिए बड़े किसी सांसद के यहाँ शूट किया तो उसने क्या बोला, तो एक छोटा सा आप बताइए। एक्चुअली में देखिए कार्यक्रम तो ऐसे अनगिनत ही किए हैं और कर ही रहे हैं और अभी करना है। इसका कोई मापदंड नहीं है कि भी हाँ ये कि कुछ खास जैसे राष्ट्रपति के यहाँ अच्छा। अ, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ भी राजघाट में 2-2 बार गुरुजी के साथ अच्छा। वहाँ गाने का सौभाग्य मिला। आमिर खान के यहाँ भी बॉम्बे में उनके यहाँ घर भी हम्म, वहाँ वो अनिल अग्रवाल मेदांता ग्रुप है उनके घर भी गुरुजी के साथ गाने का सौभाग्य मिला हमें। और कई प्रेस्टिजियस मंच हैं जहाँ पे हमें गाने का मौका मिला। स्वयं भी गाया है, अकेले भी कई चीजें गाई हैं। तो अब जहाँ जाते हैं वहाँ लोग ये जरूर कहते हैं कि भाई तुम अपने गुरुजी की जो स्टाइल है उसको कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो और इसको और आगे बढ़ाओ। और जो सुनता है वो कहता है कि हाँ तुम्हारे में बात है, तुम इसको और आगे बढ़ाओ और मेहनत करो इसमें। तो ये और करते जा रहे हैं और धीरे-धीरे आप सबके आशीर्वाद से, प्यार से आगे बढ़ता चलेगा। और बेसिक बात है कि संगीत की सेवा करना और इसको जन-जन तक पहुँचाना। सच्चा संगीत क्या है हमारा? संगीत का नाम केवल ये नहीं है कि जाके अपनी भैं चराई यो हनी सिंह को ही हम आइडियल नहीं मान सकते हैं। ये लोग अपवाद हैं संगीत के। मीका सिंह के संगीत से हम कितने इंस्पायर हो पाते हैं ये व्यक्तिगत हम तो नहीं हो पाते हैं। हमारे से कई प्रबुद्ध जो क्रीम संगीतकार हैं वो नहीं उनको सुनना चाहेंगे। तो ये आज की जो धारा बह रही है वो नाम, नेम, फेम, अश्लीलता की तरफ ज़्यादा है। वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा है। पर हमारे संगीत में ऐसा नहीं है। हमारा संगीत आध्यात्मिक है, देवताओं से प्रेरित उससे जुड़ा हुआ है। आज हम जो पद गा रहे हैं वो भगवान के, कृष्ण के पद, मीरा के पद, राम के पद, रामचरितमानस से जुड़ा हुआ, ज्ञान से जुड़ा हुआ, गुरु से जुड़ा हुआ, अध्यात्म से जुड़ा हुआ पद और बंदिश और गीत और राग और ताल गा रहे हैं जो आदि समय से चला आ रहा है। वैदिक समय से जब सृष्टि का विकास हुआ तब जब संगीत था उस समय से लेके आज तक वो कायम शाश्वत है। हमारा भारतीय संगीत, फिल्म संगीत जो है वो अभिजात संगीत है, आज का संगीत है वो। आज से 200 साल पहले फिल्मी संगीत नहीं था। उस समय लोग क्या गाते थे? हमारे राग संगीत, ध्रुपद गाया जाता था, धमार गाया जाता था। तो वो संगीत को भी तो जीवित रखना किसकी जिम्मेदारी है? गुरुओं से चली आ रही परंपरा, गुरु के बाद उनके शिष्य, तो ये चीजें अब तक जुड़ी हैं और यही हमारी भारत की संस्कृति है। आज आप ये देखिए जब भारत की संस्कृति को दिखाने की बारी होती तब हमारे भारतीय संगीतकारों को पूछा जाता है। जी। आज भी पूछा जाता है। इंटरनेशनल कोई भी शो होता है तो जो हमारे क्लासिकल सिंगर हैं उनको लोग बुलाया जाता है। आज नरेंद्र मोदी जी साहब का कोई कार्यक्रम होता है उसमें अच्छे भारतीय संगीतकार जाते हैं। राजघाट पे भी कई कार्यक्रम होते हैं। तो उसमें कोई नहीं जाएगा। उसमें आप मीका सिंह को नहीं बुलाएंगे आप। अस्तर है, वो भीड़ का हिस्सा है। और एक ऑटो चालक और एक ट्रक वाला पंडित जसराज जी को, पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी को, पंडित राजन साजन मिश्रा जी को नहीं सुनना चाहेगा। उसका लेवल ही नहीं है। शराब पी रहा है वो, कुकर्म कर रहा है, चोर के दोस्त चोरी होते हैं। वो किसको सुनना चाहेगा? वो सबको नहीं सुनेगा। वो उस तरीके का ही संगीत सुनना चाहते हैं जिसमें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, उनको अच्छा बीट सुनाई दे, अच्छा म्यूजिक सुनाई दे और कंटेंट चाहे जैसा भी वल्गर वो सुनने को तैयार है। पर हम उस कंटेंट को नहीं सुन पाते हैं। तो ये एक फर्क होता है, सबकी जेंट्री में फर्क होता है, लॉबी में फर्क होता है। तो अब चूंकि हम लोग को सिखाया गया है अच्छा संगीत सुनना, और देखिए जो शास्त्रीय संगीत सुनना, सीखना, गाना पसंद करता है वो क्रिमिनल नहीं हो सकता है, क्राइम नहीं कर सकता है। वो क्राइम कौन करता है? जाके अपनी भैंस चराए सुनने वाला। हाँ, ये क्राइम शराब पी के कुछ भी कर सकते हैं। लगेंगे तांडव करने, कहीं भी कपड़े खोल के नाचने लगेंगे, क्योंकि वो संगीत अभी तो पार्टी शुरू हुई है। हाँ अभी तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन शास्त्रीय संगीत में इस तरीके का नहीं होता है। अगर इससे जुड़ा शास्त्रीय संगीत एक सभ्यता, एक मैनर्स वाला भाई, शास्त्र के तहत शास्त्रीय संगीत मतलब जो शास्त्रों से बंधा हुआ है, जिसका एक सीमा है। जिस राग को आप गा रहे हैं उस राग को उस राग के अकॉर्डिंग ही गाना है। उसमें अलग राग डाल देंगे तो वो उसका सत्यानाश हो जाएगा।
आपका आइडियल कौन है? आप इस समय वर्तमान समय में कई सिंगर हैं, कई आर्टिस्ट हैं, आप किसे मानते हैं कि हाँ ये इससे हमें कुछ सीखना चाहिए? देखिए, मैं तो शास्त्रीय संगीत के ही आर्टिस्टों को अपना आइडियल मानता हूँ। जैसे एक तो हमारे गुरुजी हैं पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, और हमारे बनारस के ही हैं पंडित राजन साजन मिश्रा जी, और उस्ताद राशिद खान साहब हैं, पंडित अजय चक्रवर्ती जी हैं, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब हैं, उस्ताद आमिर खां साहब हैं। मैं इन लोगों को सुनता हूँ और मैं इनके तरह ही बनना चाहता हूँ। मैं बन नहीं पाऊंगा क्योंकि ये बहुत विशाल व्यक्तित्व के मालिक हैं। जितने लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब संगीत के देवता है। हाँ, लेकिन इनको सुन सुन के, इनको भज के, इनका नाम लेकर, इनको देख कर हृदय परिवर्तन जरूर हो गया। और 100% तो नहीं हो सकता है हमसे, बस 1% भी अगर इनका मेरे जीवन में आ जाए तो मैं अपना जीवन सार्थक समझूंगा, मेरा जन्म लेना सफल हो गया। ठीक। अभी जैसे आपके टैलेंट को, आपकी प्रतिभा को आपके फादर ने पहचाना और उन्होंने आपको एक संगीतकार के रूप में उभारा, फिर गुरुजी ने आपको और उस पे तराशा। जैसे वर्तमान समय में आज सभी के घरों में बच्चे हैं, हम ये कैसे पहचाने? ये उन माँ बाप के लिए भी, माता पिता के लिए सवाल है कि माता पिता की तरफ से सवाल है कि अब मान लीजिए उनके घर में 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है और उसे रुचि है गाना गाने में, वो फिल्मी गाने गा रहा है या XYZ किसी भी प्रकार के गाने गा रहा है। हमें कैसे पहचाने कि ये एक अच्छा संगीतकार हो सकता है या ये अच्छा गा रहा है? कुछ ऐसे लक्षण हो जिन्हें देखकर हम ये आइडेंटिफाई कर सके कि नहीं ये बंदा आने वाले समय में कुछ नया करेगा। हाँ, ऐसा है कि एक तो घर में उसका देखना पड़ता है, उसको वॉच करना पड़ता है कि वो जब गाना बज रहा है तो क्या वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है या उसको गुनगुना रहा है या उसको एंजॉय कर रहा है। पहला यहाँ से माता पिता को देखना चाहिए। अगर उनको लग रहा है कि वो बच्चा फॉलो कर रहा है तो उसको जरूर किसी गुरु के पास लेके जाए फटाफट, चाहे उसकी अवस्था 5 साल की हो। अच्छा। 5 साल से संगीत सिखाना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा। जब वो गुरु के पास जाएगा तो गुरु उसको पहचानेंगे कि उसका अस्तर कितना है गले में, अच्छा। गला कितना सुरीला है, नहीं है, या गला बनाना पड़ेगा, उसका सुर पैदा करना हो गया, नहीं है तो नहीं है तो और क्या कर सकता है वो? कुछ हो सकता है इंस्ट्रूमेंट प्ले करे, वो सिंगिंग ना करे। गला बहुत ज्यादा खराब है तो फिर वो तबला उसको सिखाया जा सकता है, ड्रम सिखाया जा सकता है, कीबोर्ड सिखाया जा सकता है, वायलिन सिखाया जा सकता है, सारंगी सिखाया जाता है, सितार, इंस्ट्रूमेंट बजाना भी सिखाया जा सकता है। तो ये तो पहले तो माता पिता को देखना ही पड़ता है कि उसका इंटरेस्ट आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, और ये तो सेल्फ होता है, बच्चों में दिखता है। माता पिता पहचान ले तो अलग बात है, पर होता जरूर है। मैं देखता हूँ अभी कई बच्चे ऐसे आते हैं जो छोटे हैं और उनको इतना शौक है, वो गुनगुना रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः, बजता है कहीं, वो उसको वैसे ही गा के एज इट इज सुनाते हैं, तो इसका मतलब कि वो पकड़ रहे हैं। अगर वो सिंगिंग कर रहे हैं, शब्द इतने अच्छे और सुर एकदम सेम टू सेम बोल रहे हैं, तो फिर ऐसे बच्चे को तो सिखाना चाहिए संगीत। वो दिखता है। अच्छा, बेसिक सिद्धांत क्या है? जैसे मान लीजिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे गाना, सिंगिंग में मुझे रुचि है, क्योंकि आज के समय में टीवी पर भी फिल्मी गाने चल रहे हैं या शास्त्रीय संगीत चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है गाना। तो ऐसे कौन से सिद्धांत है, कौन सी ऐसी टिप्स है जिससे हम अपने सिंगिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं? 3-4 टिप्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, देखिए, सबसे पहला तो है कि अगर आपको संगीत अच्छा लग रहा है तो आप उसको सीखने की पहले कोशिश करिए। बिना सीखे तो उतरिए ही मत इसमें। अच्छा। उसके लिए पहले आपको गुरु चुनना पड़ेगा, जो टीचर आसपास है आपके, या आपको पता लगे कि हाँ फलाने लोग गाते हैं या इस एरिया में रहते हैं, वहाँ जाएं आप और सरेंडर करें अपने आप को कि मुझे सिखाया जाए। जो भी गुरु की दक्षिणा है वो दें, सेवा करें और हृदय से उससे सीखने की कोशिश करें। तो अगर गुरु में भी, गुरु और शिष्य जब दोनों का हृदय एक हो जाता है, तब वहाँ निश्चित है कि वो। लेकिन इसमें समस्या है, जैसे मान लीजिए जो आज का नवयुवक है वो जो गा रहा है वो फिल्मी गाने गा रहा है, जो नए जमाने में चल रहे हैं, चाहे अरिजीत सिंह हो या और भी बड़े सिंगर हैं। अब जैसे हम अगर किसी गुरु को ढूंढते हैं, मुझसे भी कई लोगों ने बोला कि आप जो है आपकी आवाज अच्छी है, तो मैंने भी कई ऐसे कोशिश की कि अच्छा से कोई हमें गुरु मिल जाए।
अब समस्या ये आ रही है कि जो गुरु मिल रहे हैं वो हमसे एजेड मिल रहे हैं और उनको नए गाने समझ में नहीं आते हैं, हमें उनके गाने समझ में नहीं आते। तो इस समस्या के सॉल्यूशन क्या है? वाजिब बात है। देखिए ऐसा है कि इसका एक ही है हम्म, कि आप सीखने गए हैं ना, हम्म, गुरु तो आपके पास नहीं आया, आप गुरु के पास गए हैं, तो हम्म, गुरु जैसा आपको कराना चाह रहा है, पहले आप उसके सिद्धांतों पे चलिए। हम्म, आपको बॉलीवुड ही गाना है, हम्म, बॉलीवुड गाने के लिए बेसिक चीज क्या है? आवाज चाहिए आपको। हम्म, चाहे भजन ही गाइए, गजल गाइए, क्लासिकल गाइए, कुछ भी गाइए, गाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? हम्म, आवाज। आवाज चाहिए, आवाज के साथ क्या चाहिए? सुर चाहिए। सुर चाहिए। और वो सुर अगर गले में नहीं है तो वो कौन कराएगा? सुर पैदा कौन कराएगा? सुर की नॉलेज आपको कौन देगा? गुरु देगा, टीचर देगा। तो उससे बेसिक सीखिए। आप उसे अरिजीत सिंह का गाना सीखने मत जाइए। वो आपको क्यों सिखाएगा? वो गाना गाता ही नहीं है, ना उसको पसंद है अरिजीत सिंह, वो गाना नहीं ना वो सुना होगा, ना आपको सिखा पाएगा। गाना तो आपको उठाना है, स्वयं उठा लेंगे, लेकिन उस उठाने के लिए क्या चाहिए आपको? सुर चाहिए, आवाज चाहिए, समझ चाहिए। समझ के लिए आपको गुरु का चुनाव करना है, ना कि आपको अरिजीत सिंह के गाने सीखने के लिए आपको गुरु के पास जाना है। ऐसे तो आपको हिंदुस्तान में आप जहाँ जाएंगे वहीं आपको गुरु भगा देगा सही कि भाई बात। तुम अरिजीत सिंह का गाना हमसे क्यों सीख रहे हो? नकल करो, उठाओ, गाओ। 80% तो नकल ही करते हैं ना। बेसिक सिद्धांत जो है वो गुरु से मिल जाएंगे। बेसिक सिद्धांत मतलब कि गाना उठाना कहाँ है, गाने में क्या क्या हरकतें हो रही हैं, किस शब्द को कैसे कहोगे, किस राग में है, किस ताल में है, उसका टेम्पो क्या है, लय क्या है, ये बारीक बात गुरु आपको बता देगा, बाकी आपको करना है। देखिए करना सिर्फ आपको है, गुरु सिर्फ एक माध्यम है। तो ये है आपके प्रश्न का बेसिक बात। ठीक। एक आर्टिस्ट के तौर पर, जैसे आप भारत में एक आर्टिस्ट है, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं जिसका आपको सामना करना पड़ता है, और यदि आप मान लीजिए आप प्रधानमंत्री हो जाए तो आर्टिस्ट के लिए ऐसे कौन कौन से कदम जो है सरकार को उठाने चाहिए? हाँ देखिए, कुछ चीजें तो अभी भी बिखरी पड़ी हैं। हम्म, सबसे बड़ी बात है कि आर्टिस्टों के लिए किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है भारत सरकार के पास। अच्छा। जिसको कार्यक्रम मिल रहा है उसका तो बल्ले बल्ले है, और जिसको नहीं मिल रहा है, जिसकी पहुंच नहीं है, वो बेचारा मारा जा रहा है। या जिसका जैक नहीं है उसको तो काम ही नहीं मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले जैसे हर क्षेत्र के लिए भारत सरकार ने एक समिति बनाई है। राज्यसभा में भी 14 लोग जाते हैं किसी कला के क्षेत्र से, उनका भी यही काम है कि भाई उस क्षेत्र के देखिए वहां तक तो लोगों बहुत के लिए। बड़ी बात है, हम बेसिक स्तर की बात कर रहे हैं। नहीं, सरकार ने तो राज्यसभा में जो एक सदस्य लेते हैं, मनोनीत किए जाते हैं 14 लोग, इसीलिए किए जाते हैं कि उस क्षेत्र के लिए कुछ कार्य किए जाए जिससे उस क्षेत्र के लोगों नहीं को तो वहां तक बेनिफिट मैंने मिले। आपको कहा ना कि वहां जैक वाले ही सब पहुंच पाते हैं जिनका अच्छा। नाम है। मैं तो और जमीनी स्तर की बात कर रहा हूँ। अच्छा। जिनका नाम हो गया उनको कॉन्सर्ट्स खूब मिलते हैं। जिनका नाम नहीं है, जो विद्वान भी हैं, गुणी आदमी भी हैं, अच्छा जानते हैं, लेकिन उनको जैक नहीं है, अप्रोच नहीं, इसलिए घर बैठे हैं। ऐसे के लिए क्या होना चाहिए? जैसे हर फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में और बेसिक जीवन के हर पहलुओं पे जैसे हर सपोर्ट होता है, संगीत में ऐसा कोई सपोर्ट नहीं है। कई आर्टिस्ट भूखे मर जाते हैं, कई आर्टिस्टों को अपनी जिंदगी बड़ी कठिनाइयों में गुजारनी पड़ती है, ऊपर तक वो पहुंच नहीं पाते हैं और फिर उनको झेलना पड़ जाता है। तो मेरी एक गुजारिश है आपके माध्यम से कि भारत सरकार को अब ये डिसीजन लेना चाहिए कि एक ऐसी समिति बनाए जिसमें हिंदुस्तान के जितने कलाकार हैं, एक गांव में कितने कलाकार हैं, कलाकार का मापदंड क्या होना चाहिए? सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वो रेडियो से अप्रूव्ड हो, दूरदर्शन से अप्रूव्ड हो तो ही वो कलाकार है। जो अच्छा गा बजा रहा है, अच्छा गाने बजाने का मतलब है कि जिसको 4 लोग रिकॉग्नाइज कर सके, सुन के, देख के। ऐसे लोगों का एक टीम होना चाहिए हर गांव, जनपद, जिला। जैसे इंडियन आइडल वगैरह के ऑडिशन हो रहे हैं, इसी प्रकार से हर जिले में एक ऑडिशन कंडक्ट कराना चाहिए। हाँ, ताकि और आर्टिस्टों का एक संकलन पता हमें चल जाए कि इस शहर में, सपोज करिए सोनभद्र बनारस से थोड़ी दूर पे है, 60 किलोमीटर पे है। अब जैसे वहाँ देवी जागरण गाने वाले, भजन गाने वाले, तबला बजाने वाले, गिटार बजाने वाले, सितार बजाने वाले की संख्या टोटल मिला के 80 होगी पूरे सोनभद्र जिले में, जहाँ कम से कम 200 का क्षेत्र है, वो 200 किलोमीटर का। अगर 80 आर्टिस्ट का डिटेल
एक जगह मुहैया हो जाए वहाँ के जनपद जिला मंत्रालय में, और साल में इवेंट करवाए वहाँ की सही बात। संस्था, वहाँ के गवर्नमेंट या वहाँ का जो भी वो है, तो उससे आर्टिस्टों को एक सपोर्ट, एक मंच एक मंच मिल जाए। और एक पहचान, जी। जिसकी एक कमी है अभी। हम्म जैसे बनारस तो केंद्र है, बनारस में तो सब लोग फोकस में है, हम्म वहाँ छींक भी कोई आर्टिस्ट मारता है तो उसकी पहुंच जाती है, क्योंकि बनारस है। लेकिन वही बनारस के बगल में मऊ है, हम्म वही बनारस के बगल में देवरिया है, हम्म वहाँ कई आर्टिस्ट हैं जिनको कोई नहीं जानता है, बड़े गुणी हैं लेकिन कोई नहीं पहचानता है। उनको उनको ऊपर आने के लिए या तो जैक लगा के आए, जैक भी नहीं है, तब क्या किया जाए? इसीलिए हर जनपद में एक ऐसी टीम गठित हो कि जहां निर्विवाद रूप से आर्टिस्टों के उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको मंच देने के लिए, आर्थिक मदद देने के लिए भी एक पूरी टीम के तहत, जी। ऐसा नहीं कि किसी का मुंह देके आप 10,000 उसको दे दिए, उसकी स्थिति, परिस्थिति, क्षेत्रफल सब देखा जाए कि वो आखिर क्यों इतना गर्त में जी रहा है हम्म या अभाव है। प्रशासन चाहे तो ये कर सकता है। अब जैसे जैसे जनपद में महोत्सव होते हैं तो महोत्सव में ज्यादातर क्या है बाहर के कि आर्टिस्ट बाहर के आर्टिस्ट बुला लाखों लेते हैं, लाखों लेके गए, वो 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए वो पैसे आर्टिस्ट का लेके चले जाते हैं, सदुपयोग है। जबकि उस जिले में कई ऐसे लोग होते हैं जिनको मंच नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, यही ये सब हमने फेस किया। हम खुद सोनभद्र के हैं, हमें आज तक सोनभद्र में गाने का बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला है, हम्म नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ होता ही नहीं है। हम्म मुझे बहुत दुख होता है, दूसरे शहरों में मैं गा के आ जाता हूँ, अपने सोनभद्र में मुझे मंच ही नहीं है कि मैं वहाँ गाऊँ, कहाँ गाऊँ? सही बात। अगर गाने को तैयार भी होता हूँ तो पेमेंट नहीं होता है वहाँ। भाई खर्चा तो होता ही है। अब जैसे जो आप लोग का स्टेज परफॉर्मेंस रहता है, जो वाद्य यंत्र वाली टीम है, सबको देना या है ना भाई, सब अपने खर्चे से आ रहे हैं, जा रहे हैं और अपना समय समय दे दे रहे हैं, रहे। उनके पास कोई रोजगार नहीं है सिवाय इसके। हम्म, तो संगीत में की कुछ इस समय दुर्दशा भी है। मैं तो चाहूंगा आपके माध्यम से कि इस पॉडकास्ट को लोग सुन के समझें कि संगीत को बचाना बहुत जरूरी है, अपनी धरोहर को, अपनी संस्कृति को, अपनी अपनी कला को। ये कला बर्बाद होती जा रही है, लोग छोड़ते जा रहे हैं, लोग नौकरी कर ले रहे हैं, नौकरी दूसरे सब्जेक्ट में चले जा रहे हैं। कुछ हमारे समाज में ये भी है कि जैसे मान लीजिए बच्चा जो है वो क्लास 3 में आया, 5 में आया, तो हमें ये उम्मीद करने लगते हैं कि बच्चा या तो इंजीनियर बने या डॉक्टर बने कलाकार लोग नहीं बनाना चाहते या हैं। एडवोकेट बने। हमें पहले से डिसाइड कर लेते हैं, ये देखते ही नहीं है कि उसको किस चीज में रुचि ज्यादा है। ये तो है, लेकिन आज संगीत के क्षेत्र में लोग डर रहे हैं, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं है ना। सिक्योरिटी नहीं है। भाई मैं जिस चीज के लिए मैं अपना पूरा जीवन लगा, उससे मैं रिटर्न क्या मिलेगा? बड़ा सवाल यही सामने आता सबसे है। बड़ा नहीं है कुछ। भाई मान लीजिए मैंने पूरे जिंदगी में प्रैक्टिस की उस चीज के लिए, है ना, और ना तो मुझे मंच मिल पाया, उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, ना सरकार की तरफ से कोई मुझे ऐसी फिक्स अमाउंट। विधायकों को सैलरी मिल रही है जो 5 साल केवल रहे और उनको पेंशन मिल रही है, लेकिन जो एक हमारे देश की परंपरा को आगे ले जा रहा वो है नहीं है। उसकी कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आपकी ये बातें और जो इस विषय पे बहुत जरूरी है लोगों का देखना, सपोर्ट नहीं है, नामी लोगों को ही पूछ है, जो गुमनाम है उनको लोग नहीं पूछते हैं। और संगीत अ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग जिनका नाम है वही बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो जागरण करते थे, नेहा कक्कड़ उनमें से एक है, और वो देवी की जागरण से आज इतने बड़े मंच तक पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं एक तो सरकार को एक बैकअप प्लान देना चाहिए, बैकअप प्लान है ना। दूसरा, फिर तो मान लीजिए आपने एक स्टेज दे दी है, फिर तो जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा। सबसे पहला है कि पहली सीढ़ी मिलनी चाहिए लोगों को। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो मुश्किल है। और गवर्नमेंट लेकिन ये है कि मैंने देखा है कि अभी गवर्नमेंट में बदलाव आ रहा है, कुछ चीजें बदली भी हैं और बदलनी चाहिए। थोड़ा और ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए, देश के हर कोने में ये काम होना चाहिए। सिर्फ बड़े बड़े शहरों में हो रहा है ये, जनपद स्तर पे, राज्य स्तर पे, संभागीय स्तर पे जी जी थोड़ा सा होना चाहिए। जी। आप करीब 20 से 25 सालों से आप शास्त्रीय संगीत कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके पास गुरु नहीं है। अब जैसे
बड़ी जगहों पे क्या है, लोग फ्लैटों में रह रहे हैं लेकिन वो संगीत सीखना चाहते हैं। अगर वो घर पे प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो कुछ बेसिक, अगर कोई सिद्धांत आप हमारे साथ शेयर करना चाहे, बेसिक टिप्स कैसे हम अपनी आवाज को अच्छा बनाएं, कैसे सुर को अच्छा करें, तो प्लीज शेयर कर दीजिए। जी ज़रूर। देखिए जैसे रेल को चलने के लिए हम्म ट्रेन जब चलती है किस पे चलती है? पटरी पे चलती है। हम्म उसका मेन जड़ क्या है? पटरी। हम्म उसी तरीके से गायकी करने के लिए आवाज़ चाहिए। हम्म आवाज़ जिसको हम कंठ बोलते हैं, कंठ से आवाज़ निकलता है। हम्म तो सारे धर्म है, जैसे 16 संस्कार, उसमें हमारा एक है कंठ संस्कार, हम्म आवाज़ हम्म के गुण धर्म। पहले तो हमारे यहाँ इसको वॉइस कल्चर कहते हैं। इस पे बहुत ध्यान देना होता है। मोटी आवाज़ है तो उसको पतला करें, पतली है तो मोटी करें, रेंज नहीं है तो रेंज लगाएं, उसमें हम्म। रेंज बनाएं, ज़्यादा हल्की है तो थोड़ी वेटेड बनाएं। तो ये एक तो ये है, उसके लिए ओम का अभ्यास करें। ओम का अभ्यास हाँ, कितनी देर जैसे करना चाहिए? इस तरीके से 5 मिनट ओम, फिर जरा हमिंग का इससे क्या इम्प्रूवमेंट होता है? बहुत कुछ होता है। इससे पहले अ उ म अ ओ, ये सब चीजें इसमें आ रही है। ओ, हम्म, तो ये सब वोवेल्स जो यूज हो रहे हैं ये सब इसमें आ रहे हैं। अच्छा। और दूसरा है कि ई का प्रयोग करिए। ई, ये सब प्राणायाम है। और एक एक प्राणायाम ये भी करना चाहिए, भ्रामरी जो होता है। ब्राह्मणी क्या होता है सर? भ्रामरी से आवाज में गूंज आती है। अच्छा, ये कैसे किया जाता है? जैसे आंख बंद कर लेते हैं हम्म, आपको, और अच्छा। ये जो कब करनी चाहिए ये ये जो सुबह कर अभ्यास? सकते हैं। अच्छा, हाँ, सो के सुबह उठने। सो के उठ के 10 मिनट भी ये सब कर ले तो आवाज शार्प बननी शुरू हो अच्छा। जाएगी। और देखिए उसके बाद स्वर का अभ्यास करना चाहिए। अब जैसे आपकी जो आवाज है वो जैसे नहीं, साउंड में थोड़ा सा बास जिसे बोलते हैं हम लोग, हम्म, धमक सी है, ये आपने अभी अपने प्रैक्टिस से की है कि प्रैक्टिस से अपने ही आप हुई है? नहीं, अपने आप तो कुछ नहीं होता है। अच्छा। हम्म। प्रैक्टिस तो करना ही और पड़ता कोई है। टिप्स? और सबसे बड़ी बात है कि आवाज को मधुरता से प्रयोग करें। अच्छा। कर्कश ना बोलें, तेज ना चिल्लाएं। किसी को बुलाना है तो लाउड चिल्ला के ना, ताली बजा के बुलाएं, यहाँ अच्छा। के यहाँ बात करें। अच्छा। यही वोकल का अपना लेवल रखें। अच्छा। लाउड बात ना करें। लाउड बात करेंगे तो वोकल की जो मधुरता है वो खत्म हो जाएगी। अच्छा। पहली बात तो ये शर्त जैसे है। हम आपको सुन रहे हैं अभी, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे इंसान नहीं, एक हमारे ऐसे साउंड सिस्टम रखा है, वहां से आवाज आ रही है, एकदम क्लियर, प्रोफेशनल, और एकदम बिल्कुल नॉइज, जो नॉइज होती है वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी। तो नहीं, इससे ना क्या होगा कि आपको अपनी वोकल कॉर्ड को हम्म। मेजरमेंट करने का मौका मिलेगा। अच्छा। अगर आप लाउड बात करेंगे तो आपकी एनर्जी जाती रहेगी। अच्छा, खान पान का कैसे क्या ध्यान रखना होता है? देखिए खान जैसे पान, अभी मैं बताऊं, अभी हमने एक गाना रिकॉर्ड किया, तो हमारे एक आर्टिस्ट है, उन्होंने जाके चावल खा लिए पहले, तो उन्होंने पूरा गाना जो है प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो देखिए अपनी। ये खाना का बहुत मैटर नहीं है। अच्छा, ये चावल वगैरह ये नहीं नुकसान नहीं नहीं नहीं, देते? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। आप प्रॉपर अगर अपने आवाज को बैलेंस करते हैं, रियाज करते हैं, अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हम्म योग करते हैं, हम्म। तो आप कुछ भी खाइए, आवाज अच्छा, डिस्टर्ब नहीं होगी। जैसे कोई मान लीजिए सिंगिंग स्टेज परफॉर्मेंस देने जा रहा है, तो ठंडा पानी पीना चाहिए, कोई गर्म बात पीना नहीं, चाहिए? देखिए नॉर्मल पीना चाहिए। अगर नहीं अवेलेबल है, अगर ठंडा पी भी ले रहे हैं तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अच्छा। ये सब ना अपनी कमियों को छिपाने का माध्यम है कि हम अचार खा ली तो गला बैठ गया, ठंडा अच्छा, कि पानी पी हाँ, लिए, जब स्टेज परफॉर्मेंस खराब हो जाए तो अरे यार, मैंने ये कर लिया, नाश्ते में मुझे ढोकला मिल गया, इस वजह से मेरी जो है आवाज खराब वो हो सब रही नहीं है। आवाज बिल्कुल शाश्वत चीज है, है। वो ईश्वर ही देता है। आप अभी आपका अगला शो कहाँ पर है, जहाँ पर हम जा सके और आपको हाँ, लाइव देख सके? अभी मेरा 4 को कॉन्सर्ट है साउथ एक्स में। अच्छा। नवंबर 4-5 दिन बाद। हम्म। तो मेरे साथ बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। तबला पे हैं अतहर हुसैन जी। कहाँ पर है एग्जैक्ट ये लोकेशन? साउथ एक्स में है। एड्रेस तो किसी मंदिर के ऑडिटोरियम में हो रहा है वो। अच्छा। तो वहाँ 1.5-2 घंटे मुझे गाना है। अच्छा। मैं गाऊंगा वहाँ, सब कुछ गाऊंगा। तो एड्रेस मैं आपको बता दूंगा। साउथ एक्स दिल्ली में कभी ही है। ऐसा हुआ है कि सर आपका प्रोग्राम बिल्कुल
लास्ट स्टेप में हो और लोगों की रिक्वायरमेंट, लोगों ने रिक्वेस्ट किया भी नहीं सर आप इसको अब आप और गाइए, हाँ और होता है 1 घंटे का आप बैठ, मतलब आपने 2 सोचा घंटे था का, हाँ 2 घंटे हो रहे और आप थक गए, लेकिन फिर भी आप फिर उसको भी मेंटेन कर रहे हैं। कहना ही पड़ता है मंच पे कि भैया सुनने वाले इतने सारे, गाने वाला एक ही है, मर ही जाएगा। भैया छोड़ दीजिए, अब नेक्स्ट टाइम फिर आपको सुनाएंगे। लोग सुनते भी हैं। हम्म तो कभी ऐसा होगा कि हम इसी स्टेज यहीं पे हम्म अपने को आर्टिस्ट को, अपने हम्म। साथ बजाने वाले, यहाँ से यहाँ मंच लगवा दीजिएगा, जी 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 तो सर, यही रिकॉर्ड कर देंगे 101%। आपके लिए। जी जी, और हमारा तो सर सौभाग्य बोल रहे, हमने आपकी वीडियो जो देखी ना सर, बहुत मन हो रहा है कि आपके किसी कॉन्सर्ट में जाके देखिए। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो टीम है ऐसे आ, आपको आपके बिहेवियर ऐसे हम लोग किसी को पॉडकास्ट में इनवाइट नहीं करते सर। जब हम लोग पूरा स्टडी करते हैं कि सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, पहुंच कितनी है, लोग कितना फॉलो करते हैं, तो आप हर पैरामीटर में बिल्कुल फिट हुए। मैं चाहूंगा सर, जैसे यदि हमारा कोई भी दर्शक आपका शो कराना चाहे तो वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है, हाँ, अगर आप वो उसकी डिटेल दे दें। एक तो ये है कि एक तो नंबर के थ्रू, दूसरा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम पेज है, जी यूट्यूब पे मैस वो, और मैं अगर आपसे जुड़ा है तो आपके माध्यम से मिलेगा तो वो ज़्यादा बेहतर जी है। मैं फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और सर का कॉन्टैक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप सर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पाए। आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि कैसे आप घर पर रहकर भी अच्छे सिंगर बन सकते हैं। आज हमने जाना कि एक आर्टिस्ट के जीवन में कौन कौन सी कठिनाइयां सामने आती हैं, और सबसे बड़ी चीज हमें सीखने को मिली इस पॉडकास्ट में सर ने बताया कि किस प्रकार से आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप हमेशा डटे रहें, आप एक काम पर फोकस रहें, आपको सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। इस पॉडकास्ट में सर ने बताया कि किस प्रकार से उनको बॉलीवुड की तरफ से भी इनवाइट किया गया, आमिर खान, नरेंद्र मोदी और कई बड़े नेताओं ने भी उनको इनवाइट किया, और सर ने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने गुरु की डांट खाकर अपने आप को सिखाया, अपने आप को समझाया और अपने आप को मोटिवेट रखा। आज के इस पॉडकास्ट में अहम जानकारी मिली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा डॉक्टर इंद्रेश मिश्रा जी का। आपने इतना कीमती समय निकाला, और प्लस हमारे दर्शकों को म्यूजिक इंडस्ट्री या सिंगिंग कैसे वास्तव में प्रैक्टिस करनी चाहिए, कैसे हमें अपने आप को तराशना चाहिए, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।